सो टुडे वो टॉपिक इज़ डिबाय मॉडल। आज हम देखेंगे कि कैसे डिबाय मॉडल ने जो है वो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। एज़ वी नो कि जैसे हमने सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी के बारे में देखा था कि कैसे क्लासिकल मॉडल जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा था, उसके बाद जो उसमें फ्लॉ था वो कैसे उसने आइंस्टाइन ने उसको दूर करने की कोशिश की। और लास्ट पे आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास आइंस्टाइन में जो मॉडल था उसमें क्या फ्लॉ था और उसको किस तरह से डिबाय मॉडल के थ्रू दूर करने की कोशिश की गई थी। तो सबसे पहले हमने क्लासिकल मॉडल में ये देखा था कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट थी। वो थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो 3R रहती है, वो चेंज नहीं होती। जबकि आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए इसको एक्सप्लेन किया और ये प्रूव किया कि टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। लेकिन एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली डाटा से जो है वो उसके रिज़ल्ट मैच नहीं कर रहे थे। उसमें क्या फ्लॉ थी उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। आज हम देखेंगे कि डिबाय मॉडल में कौन कौन सी स्टेप को हम फॉलो करेंगे, कौन कौन सी एजम्पशन को लेंगे और एट द एंड किस तरह हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर इसका जो डाटा है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा के कितने को क्लोज था वो आज हम देखेंगे। आज के टॉपिक में भी जो हम मेन स्टेप्स को फॉलो करेंगे वो 3 स्टेप ही हैं। सबसे पहले हम एवरेज एनर्जी फाइंड करेंगे, उसके बाद टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे और लास्ट पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के बाद लोअर टेम्परेचर के केस में और हाइयर टेम्परेचर के केस में उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा उसको भी देखेंगे। सबसे पहले जो हमने फाइंड करनी है मेन चीज़ वो उसकी एवरेज एनर्जी है। हम देखेंगे कि आज का जो हमारे पास डिबाय मॉडल है उसके पास एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना और उसका एक्सप्रेशन सारे का सारा डिफरेंट है। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो उसकी अजम्पशन है। आइंस्टाइन के मॉडल में जो फ्लॉज मौजूद थे वो उसके कुछ अजम्पशन की गलती की वजह से थी। उसको दूर करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि डिबाय मॉडल में कौन कौन से अजम्पशन हम यूज़ कर रहे हैं। जो सबसे पहली अजम्पशन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि जितने भी एटम होंगे सिस्टम में वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कपल्ड होंगे, एक दूसरे के साथ बाउंड होंगे। जबकि आइंस्टाइन के मॉडल में हमने ये देखा था कि हर एक एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट कर रहा था और उसकी फ्रिक्वेंसी भी सेम थी सबकी और उनका एक दूसरे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं था। वो सब की सब एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी न्यू के साथ वाइब्रेट कर रहे थे। लेकिन जो कि ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी एक छोटा सा सॉलिड भी करोड़ों एटम्स के साथ मिलके बना हुआ है और सॉलिड में एटम एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और उनका एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला अजम्पशन जो कि मेन फ़र्क डालता है क्योंकि हमने आइंस्टाइन के मॉडल में सिंपल एक जो हमारे पास एनर्जी का कंसेप्ट था जो कि वाइब्रेट एटम के वाइब्रेट करने से एक ख़ास किस्म की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से जो एनर्जी यूज़ डेवलप हो रही थी वो हमने सारे के सारे एटम के लिए एक ही एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर एक एटम जो है वो एक दूसरे के साथ बाउंड है और हर एक एटम की जो वाइब्रेशन है वो दूसरे की वाइब्रेशन को इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए हर एक की जो फ्रिक्वेंसी है उसके लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फ्रिक्वेंसी के चेंज होने की वजह से ऑटोमेटिकली उनसे जनरेट होने वाली एनर्जी भी डिफरेंट होगी, एवरेज एनर्जी, और इसी तरह टोटल एनर्जी भी डिफरेंट होगी और सेम इसी तरह सारे के सारे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो भी डिफरेंट आएगी इस केस में। दूसरी जो अजम्पशन है वो ये है कि हमारे पास जो एटम है वो दो तरह से वाइब्रेट कर रहे होंगे, दो तरह की वेव को जनरेट कर रहे होंगे। जितनी भी उनकी वाइब्रेशन होगी, जिस हिसाब की उनकी फ्रिक्वेंसी होगी, दो तरह की वेव जनरेट हो रही होंगी। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है ट्रांसवर्स इलास्टिक वेव्स। दो तरह की इलास्टिक स्टैंडिंग वेव को जनरेट कर रहे होंगे उस सिस्टम के अंदर। अगर हमारे एटम की जो वाइब्रेशन है वो उसके जो एनर्जी के ट्रांसफ़र का मोड है वो उससे राइट और लेफ़्ट में मूव कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। लेकिन उसके अगर अप एंड डाउन मतलब कि परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है तो उससे ट्रांसफ़र वेव जो है वो जनरेट होगी। थर्ड अजम्पशन जो यूज़ करेंगे वो आइंस्टाइन के मुताबिक ही है कि मतलब हर एक वाइब्रेशन से जो एनर्जी जनरेट होगी वो क्वांटाइज होगी, वो कंटिन्यूस मैनर में जनरेट नहीं हो रही होगी। ये वाली अजम्पशन बिल्कुल आइंस्टाइन के मुताबिक ही थी।
लास्ट अजम्पशन जो है वो ये है कि सेम उसी तरह जिस तरह आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि इसके जो टोटल वाइब्रेशन मोड होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, वो उसके 3n होंगे। n नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 1 मोल ले रहे हैं तो हर एक एटम जो है जो कि 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर एटम उसके अंदर मौजूद होंगे। तो हर एक एटम जो है उसके पास 3 डायमेंशनली मूव करने की जो है वो कैपेसिटी होगी। तो हर एक एटम 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है। सो उनकी जो डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल मोड होंगे वो 3n होंगे। 3 तरह की वाइब्रेशन करेंगे, उनकी वाइब्रेशन से हर एक एटम की वाइब्रेशन जो है वो इफ़ेक्टेड होगी और उनकी वाइब्रेशन से 2 तरह की नेट वेव जनरेट हो रही होंगी, जो कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होंगी। और इन दोनों वेव से जो एनर्जी जनरेट हो रही होगी, वाइब्रेशन से वेव आएगी, वेव से एनर्जी आएगी, और ये वे एनर्जी जो होगी वो 2 तरह की होगी, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसफर है। लेकिन इससे जो नेट रिज़ल्ट जो एनर्जी का जनरेट हो रहा होगा हर एक एटम की वाइब्रेशन से, वो जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज होगी। हर एक एटम की वाइब्रेशन से, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही होगी वो एक क्वांटाइज्ड मैनर में रिलीज़ हो रही होगी। और जो लास्ट अजम्पशन है इसकी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है और एक नई अजम्पशन है, वो ये है कि सिस्टम के अंदर मौजूद जितने भी एटम वाइब्रेट कर रहे हैं उनमें से कोई भी एटम जो है वो एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से आगे नहीं जा सकता। हर एक एटम की एक मैक्सिमम रेंज है जिससे वो बाहर नहीं जा सकता। उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं डिबाई फ्रिक्वेंसी। कि उस सिस्टम में मौजूद कोई भी एटम जो है वो एक ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी से ऊपर से वो वाइब्रेट नहीं कर सकता, और उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं डिबाइस फ्रिक्वेंसी। और इसको डिनोट करते हैं न्यू डी से। डी स्टैंड फॉर डिबाई। चाहे वो लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेट कर रहा है, चाहे वो ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कर रहा है, उनकी एक मैक्सिमम रेंज है जिससे ऊपर कोई भी एटम वाइब्रेट नहीं करता। उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं डिबाइस फ्रिक्वेंसी। ओके, सो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन हमने सबसे पहला स्टेप अगर आपके माइंड में हो वही है, हमने एवरेज एनर्जी निकालनी है। सो एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। तो क्योंकि हमने इस टॉपिक में एज्यूम किया हुआ है, हमें पता है कि हर एक एटम जो है वो डिफरेंटली वाइब्रेट कर रहा है और उसकी जो वाइब्रेशन है वो दूसरे की वाइब्रेशन को चेंज कर रही है। तो हर एक की जो वाइब्रेशन है वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट तौर पे इफेक्ट होगी, डिफरेंट तौर पे वाइब्रेशन होगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ मोड होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ मोड से मुराद है कि पॉसिबल वाइब्रेशन सारे के सारे एटम की, चाहे वो टी से स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स टाइप वो वाइब्रेट करे, और एल जो है वो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से वाइब्रेट कर रहा है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होगी न्यू से डी न्यू। न्यू से मुराद है कोई उसकी इनिशियल फ्रिक्वेंसी, और डी न्यू से मुराद कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी दूसरे की वजह से इफ़ेक्ट होने के बाद जो है वो चेंज हो जाएगी उसकी फ्रिक्वेंसी। ये सारी की सारी जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, जो जितने भी नंबर ऑफ़ मोड्स हैं, पॉसिबल वाइब्रेशन है, वो किसके इक्वल हैं? वो इन दो रेंजेस के इक्वल हैं। ये सारे की सारे नंबर ऑफ़ मोड्स हैं वी टी स्टैंड फॉर हमारे पास ये जो ट्रांसवर्सली वाइब्रेट करने से जो जनरेट हो रहे होंगे, और एक है वी एल से मुराद है जो लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेट करने से जनरेट हो रहे होंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये सिंबल है इनको आपने बड़े एहतियात से लिखना है। जो कैपिटल वी है ये वॉल्यूम ऑफ सिस्टम है, ये जो टेढ़ा करके हमने वी लिखा हुआ है ये न्यू है, ये फ्रिक्वेंसी है। और जो वेलोसिटी है इसको आपने कुछ इस तरह करके लिखना है, ये इसकी निशानी आप रखें, इसको सर्कल करके यहाँ से लिख लें। वी टी स्टैंड फॉर जो ट्रांसफर वेव की स्पीड होगी, और वी एल स्टैंड फॉर जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड होगी। अब ये सारे के सारे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है ये कहाँ से आया है? तो डेफिनेटली हमारे पास जो बुनियादी चीज़ है वो है वाइब्रेशन, जो कि इन मोड्स को, इन वेव्स को जनरेट करेगी। सो जब भी वाइब्रेशन की बात आती है तो हम जो है उसका साइन जो वेव फंक्शन होता है वहाँ से हम उसको स्टार्ट करते हैं। ए साइन के फाई जो वाली वैल्यू है हमारे पास, के जो है वो वेव वेक्टर होता है और फाई जो है वो एंगल होता है उसका ओरिजिन के हिसाब से। ये सारी की सारी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, इसका लिंक मैं आपको दूंगा। आसान सी डेरिवेशन है, वो आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज़ की है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मोड्स हैं, जो पॉसिबल नंबर ऑफ़ मोड्स हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों के मिला के दोनों तरह की वाइब्रेशन पॉसिबली कितनी हद तक की हो सकती है, वो ये उसका एक्सप्रेशन है। ये डायरेक्ट इसका वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसकी जो डेरिवेशन है थोड़ी सारी वो मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, वहाँ से आप देख लेंगे।
और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपने इसके सिंबल जो हैं ये सारे के सारे याद रखने हैं। तो सबसे पहले इनकी पॉसिबली वाइब्रेशन किस हिसाब की हैं ये आ गई। अब यहाँ से हम इसकी एनर्जी, एवरेज एनर्जी जो है वो आस्ता आस्ता यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये भी याद रखेंगे कि हमारे पास ये जो ट्रांसवर्स मोड हैं ये लॉन्गिट्यूडनल की निस्बत जो है वो 2 गुना होते हैं। यहाँ पे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ट्रांसवर्स वेव का हाफ पार्ट वो कुछ देर ऊपर की तरफ वाइब्रेट करते हैं, कुछ टाइम जो है वो नीचे की तरफ वाइब्रेट करते हैं। ये वैसे इंटर की फिज़िक्स में भी आपने, अगर आपको याद हो तो आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे पास जो ट्रांसफर वेव है इसके पास जो एनर्जी मौजूद होती है और इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल की निस्बत जो है वो डबल होती है। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। सो टोटल नंबर ऑफ़ मोड्स हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें से जो चीज़ें कॉमन निकलती हैं उसको हम इस तरह से कॉमन निकाल लेंगे और इसकी हम जो है वो, क्योंकि जब भी हमने किसी चीज़ को कलेक्टिव वाइज हमने देखना हो तो हम उसकी सिंपली इंटीग्रेशन कर देते हैं। और जैसे मैंने हम शुरू में भी बताया कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी इसकी लिमिट हम क्या लेंगे, जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी रेंज है, मिनिमम हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो है हमारे पास 0 और मैक्सिमम जो इस केस में हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी वो डिबाई फ्रिक्वेंसी होगी, वो होगी न्यू डी। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ़ मोड जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ मोड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ मोड हमारे पास कितने हो सकते हैं, दैट इज़ शुरू में ये अजम्पशन में मैंने बताया 3n। ये हमारे पास कांस्टेंट है तो ये शुरू में आ जाएगा 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये सारे का सारा मैंने कॉमन निकाला है यहाँ से, जो वैल्यूज़ कॉमन निकलती हैं वो 0 से लेके न्यू डी। सो ये भी हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हम शुरू में ले आएंगे और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोड्स की जगह 3n आ गया, ये सारे कांस्टेंट कॉमन निकालने के बाद बाहर आके और ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि कितने जितने भी पॉसिबल उसकी फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो डेफिनेटली उनकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू तो उसकी डिबाई फ्रिक्वेंसी तक हो सकती है। सो इस सब का हम इंटीग्रेट कर लेंगे ताकि उसके कलेक्टिव वैल्यू उसकी हमारे पास आ सकें। और बेसिकली यहाँ से हमने यही चीज़ निकालनी है कि उसकी डिबाई फ्रिक्वेंसी किसी सिस्टम की क्या होगी। डिबाई फ्रिक्वेंसी आ जाएगी तो हमारे पास उसकी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। फ्रिक्वेंसी होगी उस सिस्टम की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी तो हमारे पास उस सिस्टम की एवरेज एनर्जी आ जाएगी। एवरेज एनर्जी आ जाएगी तो उससे हम उसकी टोटल एनर्जी निकाल लेंगे और टोटल एनर्जी का जब हम टेम्परेचर के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो सिंपली इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेन काम हमने यहाँ पे इसकी डिबाई फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो ये सारे का सारा फैक्टर जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेट करने से हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे इसकी डिबाई वैल्यू आ जाएगी। सो लिमिट्स लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी डिबाई फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 एज इट इज़ रह जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड पर क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। सो हमारे पास डिबाई फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो ये है। अब इस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यूज़ करते हुए हम एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाल सकते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये जो सिस्टम है इसकी एवरेज एनर्जी जो है ये कुछ इस तरह से है जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में भी डिराइव की थी। अब इसके नंबर ऑफ़ फ्रीडम जब हम देखने जाएंगे तो उस टाइम पे अगर हमने इसकी टोटल एनर्जी देखनी हो, ये एवरेज एनर्जी है, टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें इसे नंबर ऑफ़ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नंबर ऑफ़ फ्रीडम में जब हमें हर एक एटम की जो फ्रिक्वेंसी है वो पुट करेंगे सो हमारे पास जो इसकी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो आइंस्टाइन की वैल्यू से थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ अज्यूम किया कि जब हम टोटल सिस्टम के बारे में बात करने जाएंगे तो वहाँ पे हर एक एटम की जो वाइब्रेशन है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगी। सो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी, एवरेज एनर्जी को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ मोड्स इन फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ न्यू प्लस डी न्यू। सो इसकी अभी हमने लास्ट में थोड़ी डेरिवेशन में देखा है कि जो नंबर ऑफ़ मोड्स हैं इन फ्रिक्वेंसी रेंज न्यू प्लस डी न्यू, कितनी उसकी पॉसिबल चेंज हो रही है हर एक एटम की जो वाइब्रेशन है
उसकी जो रेंज हमने निकाली थी वो ये वैल्यू निकाली थी, जहाँ से हमने इसका बाद में फिर इंटीग्रेशन ले लिया था। उसकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी रेंज क्या थी और मैक्सिमम क्या थी, वहाँ पे हमने मिनिमम ज़ीरो ली और मैक्सिमम डिवाई फ्रिक्वेंसी ली है। तो उस स्टेप से पहले, उसकी इंटीग्रेशन करने से पहले जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है वो ये थी। अगर यहीं से हम इसकी इंटीग्रेशन कर लें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो हमने निकाली है जिस तरह से, वो दोबारा से आ सकती है। तो नंबर ऑफ मोड्स इन फ्रिक्वेंसी रेंज न्यू प्लस डी न्यू, के हर एक एटम के जो पॉसिबल वाइब्रेशन है, जो पॉसिबल उसकी फ्रिक्वेंसी हर एक एटम की वाइब्रेशन से जो चेंज हो सकती है, वो उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज ये है। सो इस रेंज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी से, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। और यहाँ पे भी याद रहे कि जब हम इसकी टोटल एनर्जी का फार्मूला लगा रहे होंगे तो एवरेज एनर्जी और नंबर ऑफ मोड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, जो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे तो आगे जाके हम इसके साथ लिखेंगे ये चीज़। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी में ये एवरेज एनर्जी है और ये नंबर ऑफ़ फ्रीडम जो है उसके टोटल नंबर ऑफ़ मोड्स होंगे सारी की सारी फ्रिक्वेंसी रेंज में, वो ये है। और इसका हमने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान जो है इसका इंटीग्रेशन ले लेनी है, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम की इक्वेशन आ जाएगी। ओके सर, इसकी जो हमने इंटीग्रेशन लेनी है तो डेफिनेटली जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालना पड़ेगा। 4πv ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये सारी टर्म कांस्टेंट है क्योंकि हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स फ्रिक्वेंसी, जो कि न्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नीचे जो v है ये स्पीड है, इसलिए ये भी साथ बाहर आ जाएगा। एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, लेकिन न्यू वाली वैल्यू अंदर रहेगी। एक इसका जो न्यू है वो ये है, और ये एक न्यू ये है, ये स्केयर है, ये वन है, ये न्यू क्यूब हो जाएगा। और नीचे भी न्यू वाली वैल्यू एज इट इज़ इसके साथ रहेगी। सो इस तरह से हम इसको कांस्टेंट को अलग कर लेंगे और न्यू वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये सारे का सारा फैक्टर है जो कि स्पीड को और वॉल्यूम को शो कर रहा है, हमारे पास फ़िलहाल ये कोई वैल्यू अभी है नहीं है, क्योंकि अभी हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम को ले नहीं रहे। तो इसलिए इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लास्ट में अभी जो डिबाई फ्रिक्वेंसी वाला एक्सप्रेशन निकाला है, न्यू डी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये वाला एक्सप्रेशन हमने निकाला था। तो यहाँ से क्योंकि हमें न्यू डी जो इसकी डिबाई फ्रिक्वेंसी है उसके लिए एक्सप्रेशन मौजूद है, इसलिए उसको यूज़ करते हुए हम ये सारे के सारे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो न्यू डी क्यूब इसके इक्वल था, सो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। सो दैट्स मीन कि हम ये वाला जो सारे का सारा फैक्टर है जिसमें स्पीड और वॉल्यूम जो इन्वॉल्व है, जिसकी फ़िलहाल अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है, उसकी जगह सिर्फ हम लिख सकते हैं 9n ओवर न्यू डी क्यूब। n जो है नंबर ऑफ़ मोल होगा, वो एवोगैड्रो नंबर को शो करेगा, और न्यू डी जो है वो डिबाई फ्रिक्वेंसी होगी। तो इस तरह से हम इस पूरे के पूरे कांस्टेंट सारे के सारे स्पीड और वॉल्यूम को निकालने के बजाय हम ये वाला फैक्टर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, जैसे कि लास्ट टॉपिक में भी हमने किया था, कि एच न्यू ओवर के टी को हम इक्वल कर लेते हैं एक्स के। सो यहाँ से हमारे पास न्यू की जो वैल्यू आएगी, जो किसी भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी के टी, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और जब हमने देखना हो कि किस हिसाब से फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, डेरिवेटिव लेंगे, तो ये तो सारे कांस्टेंट हैं, तो x की इस जगह हमारे पास ये आ जाएगा dx। सो ये हमारे पास जो तीन वैल्यूज़ हैं ये आगे चल के यूज़ होंगी। सो ऊपर वाली इक्वेशन में सारे ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमारे पास ये 9n/h इसी तरह आ जाएगा, डिबाई फ्रिक्वेंसी इसी तरह ही आ जाएगी। अब जब लिमिट लेंगे हमारे पास, क्योंकि ये पहले लिमिट थी 0 से लेकर डिबाई फ्रिक्वेंसी तक, लेकिन अब हमने उसको x वाली टर्म की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका मतलब है डिबाई फ्रिक्वेंसी जो है ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसमें जो x भी हमारा होगा वो मैक्सिमम होगा, तो हमारी जो रेंज बन जाएगी वो 0 से xm तक है। सो हमारे पास न्यू की जगह आ जाएगा ये वाली सारी टर्म, इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब आ जाएगा, नीचे एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के टी की जगह सिंपल x आ जाएगा, और डी एक्स की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो बाकी जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं सबको बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ और सिर्फ x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अंदर रहने देंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे।
यहाँ पे फिर अगेन उसी तरह आइंस्टाइन वाले टॉपिक की तरह ये जो हमारे पास एच न्यू डी ओवर के है, इसको हम अज्यूम करेंगे इक्वल है थीटा डी के, और थीटा डी जो है ये हमारे पास डिवाइस टेम्परेचर है। इसको टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं? अगर हम एज, फ्रिक्वेंसी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के सारे ऐसा यूनिट लगाएं तो हमारे पास जो यूनिट बने निकल के आएगा वो टेम्परेचर का निकल के आएगा, इसलिए इसको हम डिवाइस टेम्परेचर बोल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में, लास्ट टॉपिक में हमने इसको आइंस्टाइन टेम्परेचर बोला था, यहाँ पे हम इसको डिवाइस टेम्परेचर बोल रहे हैं। जैसे कि हमने सेक्शन में ये अज्यूम किया है कि x की वैल्यू जो है ये एच न्यू ओवर के टी है, जबकि एक्स एम की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी वो डिवाइस फ्रिक्वेंसी होगी। तो एक्स एम की वैल्यू ये हम निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हम एच न्यू डी ओवर के जो है उसको हम अज्यूम कर रहे हैं थीटा डी के इक्वल, तो एक्स एम की वैल्यू जो है यहाँ पे ये बन जाएगी। इसकी वैल्यू को हम मेन जो इक्वेशन हमने निकाली है उसमें पुट करते हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि टी है एज इट इज़ ऊपर था और नीचे की वैल्यू एच न्यू ओवर के था, तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक्स एम की वैल्यू ये आ गई है, तो एक्स एम की जगह हमने ये लिख दी है। तो ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है वो ये बन जाएगी। अब यहाँ से अगेन हम इसको दो केसेस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर के लिए भी और लो टेम्परेचर के लिए भी। जो पहले हमारे पास केस है वो है जब हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, टेम्परेचर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन थीटा डी, और ऑन दी अदर हैंड वी कैन से दैट थीटा डी जो है वो टेम्परेचर से बहुत कम है। टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इसका मतलब यह है कि ये वो वैल्यू जो है वो 1 से बहुत, जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा। तो ये जो रेशो है ये 1 से बहुत स्मॉल है। ये जो वैल्यू हमारे पास एक्स एम की वैल्यू है, इसमें हमारे पास मेन इक्वेशन में ये वाला जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल x माइनस 1, जब भी हम x को का एक्सपोनेंशियल निकालते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला है कि इसकी सीरीज़ ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फिक्टोरियल प्लस एक्स 3 ओवर 3 फिक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो एक्सपोनेंशियल x को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, और ये -1 एज इट इज़ इसके साथ है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 से बहुत ज़्यादा स्मॉलर है, तो इसकी जो हायर टर्म्स होंगी वो उससे भी ज़्यादा छोटी होंगी, तो हम सारे के सारे हायर टर्म्स को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत स्मॉल आने वाली है। जब हम इस सब को इग्नोर कर देंगे तो सिर्फ ये वाली वैल्यू हमारे पास रह जाएगी 1 प्लस एक्स, और ये -1 एज इट इज़ जो यहाँ पे इसके साथ है यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो दैट्स मीन कि ये जो एक्सपोनेंशियल x-1 ये वाला पूरा फैक्टर है, उसकी जगह सिंपल हम सिर्फ x जो है वो लिख सकते हैं। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन बन जाएगी, यहाँ से x इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा। अब सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन इसकी कर लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल आएगी। लिमिट्स जो हैं इसकी 0 से हमारे पास ये होंगी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह थीटा डी ओवर टी आ जाएगा हमारे पास, और 1/3 बाहर आ जाएगा। ये 1/3 ये 9 से कैंसिल होगा तो ये 3 रह जाएगा, एन के टी साथ आ जाएगा। ये टी ओवर थीटा डी होल क्यूब है, और ये थीटा डी ओवर टी होल क्यूब है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 3 NKT, और हमारे पास जो NK है ये किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। N हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास दोनों मिलके एक और कांस्टेंट बनाता है जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। दैट्स मीन हमारे पास जो हाई टेम्परेचर पे एनर्जी आएगी वो अगेन हमारे पास आ जाएगी 3RT। अब अगर हमने यहाँ से इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी हो जो कि हाई टेम्परेचर वाले एक्सप्रेशन के लिए है, तो हमारे पास CV की वैल्यू होती है 3E/T। मतलब हम इसका जो एनर्जी की वैल्यू है उसका टेम्परेचर के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, और जब टेम्परेचर के हिसाब से उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3R। तो दैट्स मीन हाई टेम्परेचर में इसकी वैल्यू भी वही है जो कि क्लासिकल और आइंस्टाइन की है। तो हाई टेम्परेचर में जितने भी हमारे पास सॉलिड्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3R के ही इक्वल होती है। मतलब अगर आप उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहते हैं तो आपको 3R के बराबर जो है एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर लेनी पड़ेगी।
इसके बाद दूसरा केस करेंगे जो कि होगा लो टेम्परेचर के लिए, जहाँ पे हमारी मेन प्रॉब्लम लाई है। सो दूसरा केस हमारे पास है एट लो टेम्परेचर, जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिबाई टेम्परेचर से बहुत कम हो। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि डिबाई टेम्परेचर जो है वो एक्चुअल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, या इधर ये टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से बहुत ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास डिवाइड में ऐसी वैल्यू है जो कि अप्रोचेस टू ज़ीरो है, जिस तरह मैंने बोला कि टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब टेम्परेचर अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो समथिंग ओवर ज़ीरो जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। तो दैट्स मीन कि हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वहाँ पे हम, जहाँ पे हमारे पास लिमिट थीटा डी ओवर टी थी, उसकी जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। सो जो हमारी मेन इक्वेशन है एनर्जी की, वहाँ पे सिंपल हमने करना क्या है कि हमारी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। पहले ज़ीरो से लेके थीटा डी ओवर टी था, लेकिन अब थीटा डी ओवर टी की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये जो सारे का सारा एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ये आप अलहदा से सॉल्व करेंगे और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 9k t, ये एज इट इज़ आ जाएगा टी ओवर थीटा डी। आप इसको सॉल्व करेंगे और इसकी जगह इसको इंटीग्रेट कर लिमिट्स लगाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे, वो आएगा π/15, इसको सॉल्व करने के बाद। सो अब हमारे पास लो टेम्परेचर पे जो एनर्जी की वैल्यू है वो आ चुकी है, और अब हम सी वी की वैल्यू अगेन निकालेंगे। इसकी वैल्यू जो एनर्जी की वैल्यू है उसका टेम्परेचर के हिसाब से डेरिवेटिव लेके ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो सिंपल जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी इसका डेरिवेटिव लेंगे टेम्परेचर के हिसाब से, ये यहाँ पे लिमिट नहीं आएगी, ये वैल्यू इसकी आएगी सारी की सारी। और जब हम इसको डिराइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जो कि इधर मैंने लिखा हुआ है, इधर यहाँ पे आएगा। सो टेम्परेचर के हिसाब से जब इसे करेंगे तो ये टी क्यूब रह जाएगा। बाकी सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सी वी जो है वो बेसिकली कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सॉलिड की, वो लो टेम्परेचर पे जो है वो टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए इस जो लॉ है हमारे पास डिबॉय लॉ, इसका दूसरा नाम टी क्यू लॉ भी है, टी क्यूब लॉ। सो ये हमें बताता है कि हमारे पास जो आइंस्टाइन ने बोला था कि हमारे पास जो सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है लो टेम्परेचर में वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करती है, वो गलत था। ये हमें बताता है डिक्रीज़ तो करेगा टेम्परेचर के कम होने से, लेकिन एक्सपोनेंशियली नहीं करेगा बल्कि उसके क्यूब के मुताबिक करेगा। तो जो हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट थे वो इसके थे। सो अगर हम इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो हमारे पास जो डी लॉन्ग लॉ था, जो क्लासिकल थ्योरी थी, वो हमें ये स्ट्रेट लाइन शो करती है कि टेम्परेचर के हिसाब से जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की है वो कांस्टेंट रहती है, जो कि ऑब्वियसली गलत बात है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद ये जो ब्लू लाइन है ये हमें आइंस्टाइन के बारे में बताती है कि इसने हमें बताया कि जो जो टेम्परेचर कम होगा हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एक्सपोनेंशियली कम होगी। अगर आप देखें तो ये कर्व बहुत जल्दी कम हो रही है और ज़ीरो पर जाके नियर अबाउट ज़ीरो हो गई है। लेकिन अगर ये ग्रीन वाली लाइन देखें जो कि डिबाइस लॉ को एक्सप्लेन कर रही है कि टेम्परेचर के कम होने से हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम तो हो रही है और कम होते होते वो ज़ीरो पे जाके ज़ीरो भी हो रही है, लेकिन ये जो डिक्रीज़ हो रही होती है ये हमारे पास प्रोपोर्शनली डिक्रीज़ हो रही होती है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ नहीं आ रहा होता। मतलब ये जो डिक्रीज़ है इसी तरह इंक्रीज़ भी जो होगा वो आस्ता आस्ता आएगा और टेम्परेचर के क्यूब के मुताबिक आएगा। मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर डबल बड़ा है या कम हुआ है तो जो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में चेंज आएगा वो 2 के क्यूब मतलब के 8 टाइम होगा। इसी तरह अगर 3 है तो 3 का क्यूब 27 टाइम होगा, एक्सपोनेंशियली नहीं होगा।